अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है बॉन्ड फिजन, बंध विदलन। ओके, तो देखो बच्चों, बॉन्ड फिजन मींस द ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। समझे बच्चों कि केमिकल रिएक्शन में कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग को ही हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड फिजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है या बॉन्ड फिजन होता है वो टू टाइप से होता है। एक तो होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, और एक होगा बच्चों क्या? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो समझे बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया में सहसंयोजी बंध का टूटना ही क्या कहलाता है बच्चों? बंध विदलन। कार्बनिक यौगिक में जो बंध विदलन होता है वो टू टाइप से होता है। एक तो होगा सामांश बंध विदलन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, और एक होगा विषमांश जिसे हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक बंध विदलन। ओके, तो ये डेफिनेशन दी है कि ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कोवलेंट बॉन्ड्स। समझ गए ना बच्चों कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो टू टाइप से क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। और इनमें से फर्स्ट टाइप है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, और जो हम सेकंड टाइप देखेंगे वो है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। समझ गए बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया में सहसंयोजी बंधों का टूटना बंध विदलन कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः सहसंयोजी बंध होते हैं जिनका दो प्रकार से क्या होता है? बॉन्ड फिजन होता है। एक है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, सामांश विदलन। अब देखो बच्चों, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या है? होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन का मतलब है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ओके, तो इस ब्रेकिंग में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या हो जाते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। तब हम इसे बोलते हैं क्या? होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। फिर से समझें कि बॉन्ड की जब ब्रेकिंग होगी तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उसका एक एक इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो लेकर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाते हैं। ऐसे में जो स्पीसीज बनेगी वो न्यूट्रल होगी क्योंकि उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है। उस न्यूट्रल स्पीसीज को बोला जाता है फ्री रेडिकल। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि इन दिस फिजन क्लीवेज द बॉन्ड breaks in such a way that each atom takes away one electron of shared pair and neutral species are formed which are called free radicals। समझ गए बच्चों कि इसमें जो स्पीसीज बनती है वो क्या कहलाती हैं? फ्री रेडिकल्स। वो न्यूट्रल होंगी क्योंकि बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर था उसमें दोनों एटम्स ने अपनी अपनी शेयरिंग की थी, तो अपना अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? लेकर अलग हो गए। तो कोई किसी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, इसलिए कोई चार्ज नहीं आएगा किसी भी स्पीसीज पर। और ये जो चार्जलेस स्पीसीज होती हैं इनको बोला जाता है क्या? फ्री रेडिकल। तो समझ गए बच्चों कि इसमें बंध इस प्रकार टूटता है कि बंध में जुड़ा प्रत्येक परमाणु सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म का एक इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाता है। जब उदासीन प्रजाति बनती है हम उसे कहते हैं मुक्त मूलक। समझ गए ना कि ये बॉन्ड था, यहाँ पर शेयर्ड पेयर है, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस शेयर्ड पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। ये शेयर्ड पेयर दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन से बना था, तो कोई किसी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, तो न्यूट्रल स्पीसीज बन गई। और इस न्यूट्रल स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उदासीन प्रजाति को मुक्त मूलक। तो पहले इतना लिखे फिर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो बच्चों, ये है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ये सपोज एक मॉलिक्यूल है, ओके, इसमें ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ गए बच्चों? सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों वो इस एटम और इस एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है।
अब क्या हो कि लाइट हो, हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इस तरह की किसी भी एनर्जी की प्रेजेंस में रखा जाए इस मॉलिक्यूल को, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका एक एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों एटम लेकर और एक दूसरे से अलग हो गए, सेपरेट हुए। तो ये इलेक्ट्रॉन इसका है, इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसका है, तो किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन किसी का नहीं लिया। तो ऐसे में ये जो स्पीसीज बनेंगी वो कैसी होंगी बच्चों? न्यूट्रल होंगी। ओके, न्यूट्रल। और इन स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। जैसे ये है CH4, लाइट पड़ी, CH4 का होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हुआ, CH मेथाइल फ्री रेडिकल बना और एक हाइड्रोजन एटम, ये भी एक फ्री रेडिकल है। ओके, ऐसे ही ये है क्लोरीन, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन का होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हुआ, क्लोरीन एटम्स बने जिन्हें हम बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं। ओके, अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखो, पहला है कि इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पेरोक्साइड और फ्री रेडिकल्स। समझ गए बच्चों कि ये तभी होता है जब या तो लाइट ली गई हो प्रेजेंस में, हीट ली गई हो, सप्लाई की गई हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की गई हो, प्रेजेंस किसकी हो? पेरोक्साइड की हो, या ऑलरेडी फ्री रेडिकल्स पहले से हो, तब ऐसा बॉन्ड फिजन मिलता है। तो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड और फ्री रेडिकल्स। हेल्प कैसे याद कर रहे हैं बच्चों? हेल्प पर मतलब ये हो गया हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और रेडिकल, इनकी प्रेजेंस में फ्री रेडिकल आप देखोगे, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, होमोलाइटिक जो है बॉन्ड फिजन मिलता है। ओके, पहले आप यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, विषमांश बंध विदलन। तो देखो बच्चों, ये एक ऐसा बॉन्ड फिजन है जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहता है। मींस बॉन्ड फिजन होगा तो पूरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इसमें कैटाइन और एनाइन ये बनते हैं। ओके, तो यही लिखा है कि द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच दैट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन्स विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ गए बच्चों कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो ऐसी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसके साथ रहेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। एंड कैटाइन्स एंड एनाइन्स आर फॉर्म्ड। इस प्रकार के बंध विदलन में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन जो अधिकरण विद्युतीय परमाणु के पास रहता है, धनायन और ऋणायन बनते हैं। देखो ये है, तो अब ये कहेंगे ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, तो ये पूरा पेयर इसके पास जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों? हाई है। तो ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहां पर कार्बन में तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ब्रोमाइड जो है ब्रोमीन में नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये है कार्बोकैटाइन, तो ये क्या बन गया? एनाइन। सच एज HCl, HCl में भी Cl की तरफ बॉन्ड पेयर शिफ्ट होगा, H+Cl। तो ये सब क्या है? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। मेनली हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन अकर्स इन पोलर सॉल्वेंट और इन एसिडिक और बेसिक मीडियम एंड इन अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। समझ गए बच्चों कि ये जो बॉन्ड फिजन है मेनली कहाँ मिलता है? पोलर सॉल्वेंट में, एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, मीन्स ये कैटालिस्ट के फॉर्म में हो, और जो कंपाउंड है वो पोलर नेचर रखता हो, तो ये जो बॉन्ड फिजन है मिलेगा। जबकि आपने देखा था कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन जो था वो कहाँ मिलता है? एक तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, हीट की प्रेजेंस होनी चाहिए, मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होना चाहिए, यहाँ पर पोलर है। तो दोनों में डिफरेंस देखोगे कि वहाँ नॉन पोलर मीडियम, यहाँ पोलर मीडियम, वहाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पोलर मॉलिक्यूल, वहाँ पर आप देखोगे न्यूट्रल स्पीसीज, यहाँ चार्ज स्पीसीज। वो फास्ट होता है, मतलब जो है कि जो फ्री रेडिकल बॉन्ड फिजन है बहुत ही फास्ट होता है, जबकि ये स्लो होता है। फ्री रेडिकल्स
जो होते हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही शॉर्ट लाइफ टाइम होता है उनका, ये काफ़ी स्टेबल भी होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने देखे, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, तो ये क्या होता है? तो देखोगे आप कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो रिएक्शंस होती हैं बच्चों, वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन से होती हैं और मॉडरेट रेट से चलती हैं। मीन्स हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या जो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है, हम डायरेक्ट रिएक्टेंट की प्रेजेंस में रखें या रिएजेंट की प्रेजेंस में रखें और डायरेक्ट रिएक्शन हो जाए और बहुत फास्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो स्लो रेट से होती हैं। ये ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो कोवलेंट बॉन्ड पेयर्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो पहले शिफ्ट होते हैं, फिर उनमें पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स, इस तरह से मतलब मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड्स बनते हैं, फिर रिएजेंट अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अटैक करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, मींस कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, ठीक है, टूवर्ड्स एनी एटम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। समझे बच्चों कि जब केमिकल रिएक्शन होती है या मॉलिक्यूल अपनी नॉर्मल स्टेट में भी हो, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, उसकी शिफ्टिंग होती है और ऐसे में मॉलिक्यूल की जो केमिकल हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाती हैं, तो ऐसे बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ओके, यही लिखा है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स एनी एटम इन मॉलिक्यूल, किसमें होता है, इन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस भी हो सकती है, एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। समझ गए बच्चों कि केमिकल रिएक्शन में हो या एक नॉर्मल स्टेट में हो, अगर कोई एक अटैकिंग रिएजेंट आता है तो ऐसे में जो मॉलिक्यूल है उनका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट होता है, तो इसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ड्यू टू दिस फिनोमिना physical and chemical properties of molecules are changed and molecule show low or high reactivity than normal state। ऐसा होने से क्या होता है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो मॉलिक्यूल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आते हैं। ऐसे में मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, जबकि उसकी नॉर्मल स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो समझ गए बच्चों कि किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन युग्म का किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। इससे अणु के भौतिक और रासायनिक गुण बदलते हैं, अणु कम या अधिक क्रियाशील हो जाता है। तो समझ गए ना कि शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम in the presence of or absence of attacking reagent in molecule is called electronic displacement. This phenomena changed the physical and chemical properties of molecule। और ऐसे में मॉलिक्यूल कम रिएक्टिव या ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ये डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरह का है। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। तो देखो बच्चों, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मींस ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, ये जो अटैकिंग रिएजेंट है इसकी एब्सेंस में भी ऑपरेट होता है। मींस मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट में भी है तो भी ये जो इफेक्ट है वो मिलता है। इसमें किसी अटैकिंग रिएजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये अपने आप ही मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, ऑपरेट्स होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं क्या, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। समझ गए ना, ये लिखा है कि इट इज प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। हम ये कह सकते हैं कि
ground state of molecule means operates in absence of attacking reagent। समझ गए बच्चों कि यह अणु की सामान्य अवस्था में भी पाया जाता है। मींस हम कह सकते हैं कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की अनुपस्थिति में भी मिलता है। मतलब मॉलिक्यूल अपनी नॉर्मल स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो भी ये ऑपरेट होता रहता है। तो ऐसे फैक्ट को बोलते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इसके टाइप्स हैं इंडक्टिव फैक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है, आई इफेक्ट, मीजोमेरिक और रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है, एम इफेक्ट, अनुनाद या मीजोमेरिक प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन उत्क्रम संयुग्मन। ओके, तो पहले आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है और वो है टेम्पररी इफेक्ट, अस्थायी प्रभाव। टेम्पररी इफेक्ट मींस द इफेक्ट व्हिच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो केवल अटैकिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट के कारण ही मिलता है। मतलब जब अटैकिंग रिएजेंट चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो, तभी मॉलिक्यूल में इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपरेट होता है। तो हम इसे बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट। ये टेम्पररी इसलिए है क्योंकि जरूरत के अनुसार बनता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट means operates in the presence of reagent during requirement of attacking reagent। जब requirement है कि attacking reagent जब अटैक करता है तो कहाँ पर इसको प्लस कहाँ पर माइनस जो है प्रोड्यूस करना है reagent को, तब मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, अपने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट करता है और ये फैक्ट ऑपरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन जो अभिकर्मक की उपस्थिति में मिलता है, अर्थात अभिकर्मक की आवश्यकता अनुसार अभिक्रिया के दौरान मिलता है बच्चों। इसमें आता है एक ही इफेक्ट और वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई इफेक्ट। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम फर्स्ट इफेक्ट लेते हैं और ये है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। ओके, तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट मींस होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ गए बच्चों कि एक मॉलिक्यूल में सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिस्प्लेस होता है, तो इसे बोलते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ऐसे में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और एक कार्बन चेन है सपोज, तो ऐसे कार्बन चेन के टर्मिनल पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऐसे में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कंप्लीट कार्बन चेन में ट्रांसमिट हो जाएगा और धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होता जाता है। ओके, तो यहां पे यही लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सीधा सा है बच्चों कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर जब शिफ्ट होता है परमानेंटली किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तब हम उसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन भी हो सकता है और अदर एटम भी हो सकता है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे बॉन्डेड अदर एटम्स से ज्यादा है तो हम देखेंगे कि बॉन्ड पेयर जो है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन से ज्यादा कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यही लिखा कि व्हेन कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एटम्स व्हिच अटैच्ड विद इट देन इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स कार्बन एटम, और अदर एटम्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी तरफ शिफ्ट होगा। अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। Thus the permanent displacement of sigma electron pair along the carbon chain, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो कंप्लीट कार्बन चेन में सिग्मा बॉन्ड पेयर का क्या होना, एक पूरी डिस्प्लेसमेंट होना, एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होना, इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है बच्चों, कि जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। ओके, तो इसलिए ये इफेक्ट जो है परमानेंटली चलता है। तो इसमें लिखा है अणु में सिग्मा बंध इलेक्ट्रॉन युग्म का
अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ विस्थापित होना प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। यह मुख्यतः अणु में परमाणुओं की ऋण विद्युतों में अंतर के कारण मिलता है। ओके, और संपूर्ण कार्बन श्रृंखला में संचरित होता है। अभी हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, हम इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं। ये है HCl मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है ये इस तरह शिफ्टेड होता है। इसमें क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी एक क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, जितना पॉजिटिव चार्ज पार्शियल है उतना ही नेगेटिव पार्शियल चार्ज है, और इस तरह से ये एक पोलर मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। अब हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ये कार्बन चेन, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा ना बच्चों, इसमें जब ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो पार्शियल चार्ज यहाँ और कम होता जाएगा, और धीरे 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 आप देखोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज जो है मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा, लेकिन टोटल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चाहे कितना भी डिक्रीज हो जाए, इसका जो सम होगा बच्चों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। ऐसा, तो इस तरह से आपने देखा कि पूरी कार्बन चेन में ट्रांसमिट हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ क्या है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन मतलब फ्लोरीन से कम है, और ये इसका डायरेक्शन होगा इंडक्टिव इफेक्ट का। ओके, अब हम ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये ग्रुप जुड़ा हुआ है टर्मिनल में एक चेन में SiCH3 होल थ्राइस। Si की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। ऐसे में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है Si और कार्बन वो इस तरफ शिफ्ट होगा, और पूरी शिफ्टिंग पूरी टोटल कार्बन चेन में चलेगी। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कम पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता जाएगा, और आप देखोगे 2 या 3 एटम्स के बाद इतना कम हो जाता है कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। तो ये इस तरह से इसका डायरेक्शन ये होगा इंडक्टिव इफेक्ट का, और ये इनका टोटल जो नेगेटिव चार्ज है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज की क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो इस तरह से परमानेंटली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर along with the carbon chain in organic compound is called inductive effect। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण मॉलिक्यूल पोलर हो जाते हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं बच्चों, चेंज हो जाती है। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फर्स्ट है कि इट इज ड्यू टू परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया कि ये जो इफेक्ट है ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की परमानेंट शिफ्टिंग से मिलता है। समझिए बच्चों कि अणु में सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन के ठीक है स्थायी विस्थापन से मिलता है। एक दूसरा होता है कि अगर लॉन्ग कार्बन चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे देखोगे आप, तो ये कंप्लीट चेन में क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेड होता है। इट इज ट्रांसमिटेड अलोंग कार्बन चेन, संपूर्ण कार्बन श्रृंखला में क्या हो जाता है बच्चों, ट्रांसमिटेड होता है। नेक्स्ट है कि इट इज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम पोलरिटी, मींस जहां से पोलर बॉन्ड बना हुआ है वहां से इसकी जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है बच्चों, ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है, इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, और अप टू थर्ड कार्बन एटम और अदर एटम इट इज मीनिंगलेस। मतलब ये होता है कि पहला दूसरा तीसरे तक तो इफेक्टिव दिखता है, कि जैसे आपने किसी को खींचा तो आपसे पहला जो है अटैच था वो खींचेगा, उसके बाद दूसरा खींचेगा, तीसरा, चौथे, पांचवें तक जाते जाते वो इफेक्ट जो है आपका खिंचाव का जो अट्रैक्शन का है वो कम हो जाता है। ऐसे ही ये है, कार्बन में फर्स्ट में आया, सेकंड में आया, थर्ड तक ही एक मीनिंग वाला है, मीनिंगफुल है, उसके बाद ये मीनिंग लेस हो जाता है। तो ये लिखा है कि इट इज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, मींस डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, और इट इज द mainly observed up to C3 atom and effectiveness of the third atom in carbon chain। समझ गए बच्चों कि यह ध्रुवता से दूरी पर निर्भर करता है, तथा दूरी बढ़ने से घटता है, और श्रृंखला में 3 परमाणु की दूरी के बाद लगभग ये प्रभावहीन हो जाता है। ओके, तो देखो मैं इसको इस तरह से समझा सकता हूँ आपको
कि हम किसी भी कंपाउंड में जब इंडक्टिव फैक्ट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है ये इफेक्टिव लेस हो जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर OH जुड़ा है तो यहाँ इंडक्टिव फैक्ट ये होगा, फर्स्ट कार्बन ये है 2 और यहाँ 3, तो यहाँ तक ऑपरेट होगा। मीन्स हम ये कहें कि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल निगेटिव, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। यहाँ पर ये इतना कम हो जाएगा कि लगभग ये जो है हम कहें कि बिल्कुल इफेक्टिव लेस हो जाएगा। सपोज यहाँ ऐसा है तो ऐसे इस तरह से, तो यहाँ इतना हो गया तो ये हो गया इस तरह से, इतना ही इसका अट्रैक्शन रह जाएगा। यहाँ पर लगभग इफेक्टिव लेस हो जाएगा, ये इफेक्टिव लेस। तो जब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इसमें कोई इंडक्टिव फैक्ट की स्टडी करनी है तो हम देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस हम थर्ड या ऑर्थो या मेटा तक ही लेंगे, पैरा तक इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर हम ये कहें कि ये कार्बन चेन है और यहाँ माइनस है तो यहाँ तक यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, यहाँ तक ही ये क्या होगा बच्चों, इंपॉर्टेंट रह जाएगा। बस हम कहें कि इतना ही इसकी पोलैरिटी के मतलब की है, बाकी इसके बाद इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी जैसे तो ये इफेक्ट कम होगा। नेक्स्ट इसी तरह से इसमें देखें कि ये और फोर्थ पॉइंट में अगर आ जाए तो इंडक्टिव फैक्ट जो है बच्चों, इंडक्टिव फैक्ट जो है इफेक्ट चेंज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि यह है यौगिक के भौतिक रासायनिक गुणों को क्या करता है बच्चों, गुणों को प्रभावित करता है। मतलब इससे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि पोलैरिटी हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ऐसे ही इसकी केमिकल रिएक्टिविटी है, ये जो है बच्चों ये इंडक्टिव फैक्ट से इफेक्टेड हो जाते हैं। सपोज देखें आप कि HCl है, अगर ये आयोनाइज्ड ना हो तो एसिडिक नहीं होगा, एसिडिक नेचर नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे ही आयोनाइज्ड हुआ प्लस और माइनस में, इसमें पार्शियल एसिडिक नेचर आ गया, और फिर इसके बाद अगर हम यहाँ H2O ले लें तो H3O प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा एसिडिक नेचर। तो ये किसके कारण आया, इंडक्टिव फैक्ट के। आप देखोगे एल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, अमाइंस हैं, ये सब इनकी रिएक्टिविटी का मेन जो बेस है वो इंडक्टिव फैक्ट है। तो इंडक्टिव फैक्ट कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इफेक्टेड करता है। मेनली उसमें फिजिकल देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, इस तरह के इफेक्ट में डालता है। ये इफेक्ट जो होता है बच्चों ये कंपाउंड की रिएक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी करता है। अभी हम देखेंगे जब इंडक्टिव फैक्ट के और इसके टाइप्स में आओगे आप, तो जब हम इसके टाइप्स में आएंगे तो ये 2 टाइप्स का होता है, ओके। एक तो होगा पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट, अभी हम इसके कि ये है पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट, और एक होगा बच्चों क्या, निगेटिव इंडक्टिव फैक्ट। हम इनको डिटेल में अलग से लेंगे। मतलब आप देखोगे कि जो इंडक्टिव फैक्ट है उसके 2 टाइप्स होंगे, एक पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट और एक क्या, निगेटिव इंडक्टिव फैक्ट। और जो हम इंडक्टिव फैक्ट के एप्लीकेशंस लेंगे उनमें इन 2 इफेक्ट्स का ही इंपॉर्टेंस देखेंगे। एल्काइल हैलाइड्स हों, अल्कोहल्स हों, अमाइंस हों, इनमें जो रिएक्टिविटी है वो इन फंक्शनल ग्रुप्स के निगेटिव इंडक्टिव फैक्ट के कारण है। और जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन्स हैं, ठीक है, उनमें जो रिएक्टिविटी इफेक्टेड होती है वो मेनली पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट के कारण मिलती है। तो ये दोनों फैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे ऑपरेट्स होते हैं, किन ग्रुप्स का नेगेटिव लें, किन का पॉजिटिव लें, हम इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बच्चों, ओके। और पूरे उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस रखता है ये इफेक्ट, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।